नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। बड़ा समाचार आया है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है उसमें वहाँ दांतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमा पर और कांकेर क्षेत्र में दो अलग अलग एनकाउंटर्स में 30 से अधिक नक्सली मार दिए गए। और इस प्रकार से इस वर्ष मरने वाले नक्सलियों की संख्या 100 से ऊपर हो गई है और इससे ही लगभग इतने ही जो हैं वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं। और ये अब बिल्कुल निश्चित है कि 2023 में जब से ये सरकार आई है तब से 450 से ऊपर नक्सलियों को मार गिराया गया है और बड़ी संख्या में नक्सली भाग भाग कर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनके छुपने की जगह नहीं बची हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि भाई अब केवल 12 ज़िले ऐसे हैं जिसमें से 4-5 ज़िले छत्तीसगढ़ के हैं, 1-2 ज़िले उड़ीसा के हैं, 1-2 ज़िले तेलंगाना के हैं और कुछ 1-2 ज़िले जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं। यहाँ पर ही केवल अब नक्सलवाद और नक्सलवादी हिंसा बची हुई है। नक्सली अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, उनको कोई जगह नहीं मिल रही है। और हमारे अर्बन नक्सल जो है वो अत्यंत पीड़ा में हैं, क्योंकि अर्बन नक्सल और जंगल नक्सल इन दोनों के मिल के ही पूरा धंधा चलता था और जो उनका अंतिम ध्येय था वो ये था कि भाई पूरे स्टेट को वायलेंस यानी हिंसा के सहारे पूरे स्टेट के ऊपर कब्जा करना है। और जो अर्बन नक्सल जो अंदर बैठे हुए थे वो जो स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कमज़ोर करेंगे और इस तरह से उन पर कब्जा करेंगे। आपने देखी होगी वो अर्बन नक्सल वाली जो बुद्धा वाली जो एक फिल्म थी ना, वो विवेक अग्निहोत्री की, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, बड़ी अच्छी मूवी है। कभी यदि अवसर लगे तो जाके किसी OTT वगैरह पे देखिएगा अवश्य। अब इसको ज़रा हम तुलना करें कि जो कह रहे हैं कि लोग सोचते हुए अरे भाई इसमें क्या बड़ी बात है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक समय था मनमोहन सिंह के राज में एक समय था जब एक वर्ष में लगभग 1000 हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल थे वो नक्सलवाद की भेंट चढ़ गए थे। वो समय था 2010। उस समय 12, अभी हम 12 जिलों की बात कर रहे हैं ना, उस समय 12 राज्यों में और लगभग 200 से ऊपर जिलों में नक्सलवाद था। कौन थे वो 12 जिले? और 12 ये पूरा नेपाल जो था वो माओवाद से त्रस्त था। उसके बाद आप गिन लीजिए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यानी ये पश्चिम बंगाल के झारग्राम क्षेत्र जो है ये पूरी तरह से नक्सलवाद से प्रताड़ित था। झारखंड का तो बड़ा क्षेत्र है ही, और पटना का ये नीचे जो मगध का क्षेत्र था ये पूरी तरह से नक्सलवाद से प्रभावित था। छत्तीसगढ़ में ये पूरा कॉरिडोर बना हुआ था ऊपर से नीचे तक। छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ से लगता हुआ या झारखंड से लगता हुआ ये मिर्ज़ापुर का जो उत्तर प्रदेश का एरिया है इसमें भी नक्सलवाद था। फिर ये छत्तीसगढ़ था, इधर छत्तीसगढ़ से लगता हुआ मध्य प्रदेश का क्षेत्र। हो गए आपके कितने हो गए? 1 2 3 4, और ये है आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश वाला ये 5, और ये 6 7, और इधर ये पूरा छत्तीसगढ़ का जो आप देख रहे हैं ना, ये बस्तर क्षेत्र, इससे लगता हुआ उड़ीसा का क्षेत्र, यहाँ ये आपके ये गढ़चिरौली वगैरह का ये क्षेत्र, भंडारा वगैरह, और इधर ये तेलंगाना का ये लगता हुआ क्षेत्र, ये सारा का सारा नक्सलवाद से प्रभावित था। ये पूरा क्षेत्र ये आ गए आपके, इसमें कितने हो गए? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, ये आपका महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना के बाद में इधर आंध्र प्रदेश, और न केवल आंध्र प्रदेश, इधर कर्नाटका और केरला का ये जो वायनाड देख रहे हैं ना, ये वायनाड में भी यहाँ पर नक्सली हुआ करते थे। 12 स्टेट्स और लगभग 200 से 250 ज़िले ये पूरे के पूरे नक्सलवाद से प्रभावित थे। और इसमें से अधिकतर जो मुक्ति मिली है नक्सलवाद से वो 2014 के बाद ही मिली है, जब एक प्रकार से कंसल्टेड एक्शन लिया गया है। और आप ये समझिए कि इसमें बहुत सारी बाधाएं आई हैं। इन्होंने इतने बड़े बड़े हिट्स किए थे। आप देखिए कि एक समय था
2000 मेरे ख्याल से 14-15 के आसपास की बात है। 2013 इलेक्शन हुआ था, उसके पहले की बात है कि पूरी की पूरी आपकी महेंद्र कर्मा वगैरह थे, आपके विद्याचरण शुक्ल जी थे, ये सारे लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में, इधर ये आप देख रहे हैं ये बस्तर का जो क्षेत्र है, यहाँ सुकमा एक जगह है, वहाँ सुकमा में गए थे किसी रैली में। लौटते समय उनको सबको मार डाला गया। कोई 30-35 जो है वो कांग्रेस के लीडर्स मारे गए थे। उसमें कांग्रेस की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई थी। ये महेंद्र कर्मा को क्यों मारा गया था? क्योंकि महेंद्र कर्मा ने उसके पहले एक बड़ा इफेक्टिव एक काउंटर विजुलाइज किया था जिसमें पीपल्स रेजिस्टेंस था, और पीपल्स रेजिस्टेंस का एक सलवा जुदुम करके एक उन्होंने चलाया था। लेकिन वो सलवा जुदुम में जो लोकल्स थे उनको आर्म किया जाता था और वो नक्सलियों से लोकल लेवल पे लड़ते थे। लेकिन उसमें भी आप देखिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कूद पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उस सलवा जुदुम को कहा कि नहीं, आप साहब इसको बंद कीजिए, आप ये अत्याचार नहीं कर सकते। आप कहना तो ये था कि साहब लोकल्स पे अत्याचार नहीं कर सकते, वस्तुतः वो ये कह रहे थे साहब आप नक्सलियों पे अत्याचार क्यों कर रहे हैं, आप नक्सलवाद को क्यों नहीं पनपने दे रहे। उसका छुपा हुआ मैसेज ये था। और ये इस समय जो हमारी फोर्सेस थी और जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट था, सरकार थी, वो पूरी तरह से डीमोरलाइज हुई थी। लेकिन नई सरकार आने के बाद ये तो आपको मानना पड़ेगा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। और लगातार लॉफेयर्स के थ्रू और पुलिस एक्शन के थ्रू और डेवलपमेंट के थ्रू ये सारे काम जो है वो संभव हो सके हैं। आज आप ये देखिए कि ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ कभी लोगों ने बिजली नहीं देखी थी। विशेषकर ये जो बस्तर क्षेत्र है, मैं इसकी बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूँ आपको। यह बस्तर क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री चल रही है, ये यहाँ से ये ऐसे चल के ये है बस्तर का क्षेत्र। इस बस्तर के क्षेत्र में ये इधर आप देख रहे हैं, ये है अबूझमाड़ का क्षेत्र। ये बहुत घने जंगल है और यहाँ पर एक इंद्रावती नदी जाती है जो गोदावरी में जाके मिलती है। इस क्षेत्र में तो कह रहे हैं कि साहब धूप तक नहीं देखी लोगों ने, बिजली की, सड़क की और पानी की तो खैर पानी तो वहाँ इतनी प्रचुर मात्रा में है, वो वहाँ पर 6-7 महीने तो बारिश ही होती रहती है और बारिश के साथ साथ वहाँ पर प्रचुर मात्रा में इतने जो स्रोत हैं जल के कि वो जल की कमी वहाँ नहीं है। लेकिन आपको वहाँ ना सड़क मिलेगी, ना आपको वहाँ मिलती थी सड़क के अलावा ना बिजली, ना वहाँ पर कोई स्कूल, ना वहाँ पर कोई अस्पताल, ना कोई आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ना कोई पंचायत सेंटर, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो जो था वो सेफ एरिया था। यदि कहीं भी टेम्परेचर बढ़ता था तो वो सब जाके यहीं छुप जाते थे। और इससे लगे हुए जो घने जंगल थे, ये जो मैंने आपको बताया, ये आपका भंडारा गढ़चिरौली एरिया है इस तरफ, ये महाराष्ट्र में, इधर उड़ीसा की तरफ ये आपका पूरा क्षेत्र है। तो बिल्कुल सेफ एरियाज़ थे जहाँ पे जाके आप छुप सकते थे। तेलंगाना में भी बहुत भयंकर था, लेकिन तेलंगाना में तो जो आंध्र प्रदेश की उस समय की सरकार थी, उसके जो एक ग्रे हाउंड एक फोर्स थी, उसने भी बहुत अच्छा काम किया था। और एक समय था जब इन सब ने मिल के काम किया और धीरे धीरे आप ये देखिए ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। झारखंड में लगभग शून्य कर दिया गया है, पश्चिम बंगाल से गायब हो चुका है, उत्तर प्रदेश में अब कहीं कोई नाम नहीं है, मध्य प्रदेश में गायब हो चुका है। अब आप पटना में देख लीजिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि एक समय ये जो शहाबुद्दीन जहाज है, ये गंगा के पार ही इस क्षेत्र में भी, सीवान इत्यादि में भी, यहाँ भी कम्युनिस्ट पहुँच गए थे। और यही थ्रू जो था ये पूरा कॉरिडोर, इसको रेड कॉरिडोर बोलते थे, ये यहाँ से लेके ये पूरा आप देख रहे हैं, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड, ये रेड कॉरिडोर था साहब, ये रेड कॉरिडोर था, ये चल रहा था रेड कॉरिडोर। ये रेड कॉरिडोर आज की डेट में पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और इसकी समाप्ति के साथ साथ ही यहाँ पर अब विकास की गंगा बहने लगी है। विकास की गंगा जहाँ बहेगी वहाँ पर समस्या तो आएगी। जो लोग केवल इस बहाने वहाँ पर जीवित रहते हैं कि विकास की गंगा ना आने पाए, जो वहाँ पर और जो भी बिज़नेस इंटरेस्ट हों उनसे उगाही करें,
कहते हैं कि भाई सैकड़ों करोड़ का चंदा ये लोग उगाहा करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, और उस सैकड़ों करोड़ रुपए से इनके जो थे वो असलहे आते थे, वो रूट भी बंद कर दिया गया। अब इनके पास ना तो वेपन्स है, ना इनके पास छुपने की जगह है, और ना इनके पास लोगों का सपोर्ट है। इसको कहते हैं अतिवाद को, आतंकवाद को समाप्त करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।